हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2020 और जून 2021 जो मर्ज किया गया था उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब सहारन अफ्रीका के द्वारा किया गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1989 में विश्व बैंक ने सब सहारन अफ्रीका के संदर्भ में शासन गवर्नेंस की संकल्पना की थी। विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में 2 रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ था। सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 ये इसकी थीम थी। नामक शीर्षक वाली पहली रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन की जरूरत पर अत्यधिक बल दिया था, जबकि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 नामक शीर्षक वाली दूसरी रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो मार्क्स से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव ये मार्क्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, परिवार की बात मार्क्स के द्वारा निजी संपत्ति की बात नहीं की गई थी। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ पैट्रियट की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है अलगाव का सिद्धांत, ठीक है, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये तीनों जो है मार्क्स के द्वारा कहा गया था। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य के उद्भव के संबंध में मार्क्स के द्वारा नहीं कहा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव 1884 का संबंध फ्रेडरिक एंगल्स से है, यानी जो मार्क्स के साथी थे जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मिलकर लिखा था, इनके द्वारा इसके बारे में कहा गया था। यह एंगल्स की महत्वपूर्ण कृति है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक विकास के विश्लेषण में चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के नियम का प्रयोग किया गया है। इस कृति में एंगल्स ने आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण का पूर्व संकेत दिया है, जबकि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का संबंध मार्क्स से है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन के निम्न भाग हैं: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्मक मानववाद, ये इससे संबंधित। और वहीं बात करेंगे अणु के रूप में मनुष्य का विचार, ये जो है दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा नहीं दिया था। उन्होंने जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत मानववाद की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा की गई थी। कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात इनके द्वारा की गई थी, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है और एकात्म मानववाद क्या है, और इसमें इन्होंने क्या कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं? तो बात करेंगे इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ABCD। बी में जो है ABCD यानी चारों इसमें राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें निष्पादन बजट जो है स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, उस कार्य की गुणवत्ता तथा उसके परिणाम का मापन होता है, और इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। ये चारों इससे राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं निष्पादन बजट क्या है। कार्य निष्पादन बजट उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के प्रोग्रामों तथा कार्यों को निष्पादित किया जाता है। सरकार के लेन देन का वर्गीकरण कार्यगत होता है। इस प्रकार बजट में इनपुट और आउटपुट के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, और सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में किया जा सकता है। वास्तव में निष्पादन बजट का संबंध सरकार के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से होता है, न कि विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय से। निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं इसमें निष्पादन बजट, निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन किया जाता है, और उस कार्य की गुणवत्ता तथा उसके परिणाम का मापन होता है, यानी मेजरमेंट से संबंधित सभी जो भी कार्य होते हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो नागरिकता की बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, इसमें सही नहीं है। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता
है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर अन्य देश की नागरिकता वो अगर रिसीव करता है तो उससे भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ती है, इसीलिए इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे इसी में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। देखिए सेकेंड में दिया गया, ये राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन इसी में अगला की बात करेंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, ये भी राइट हो जाएगा। और अगला है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और बात करेंगे संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने थे। और नागरिकता संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे वो निम्न इस प्रकार हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, पूछा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर सिग्नेचर किए थे। इनके बीच समझौता हुआ था, यानी ये राइट हो जाएगा पहला वाला। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी? तो बजट से संबंधित यह परिभाषा जो है रेमो स्टोहम के द्वारा दी गई थी। रेमो स्टोहम के द्वारा दी गई थी। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द बूजट से निकला है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला या झूला होता है। सन 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले में से जो निकाला तो उसका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। आप देख सकते हैं और बजट के बारे में किसने क्या कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है, पूछा है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, राज्य जो है सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना विकेंद्रित है, अर्थात जिसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, वहाँ पे केंद्र की बात यथार्थवादी केंद्र की बात नहीं करते हैं। यह अराजकतापूर्ण है, जिसमें प्रत्येक राज्य एक स्वतंत्र प्रभुसत्ताधारी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य होता है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून तथा नियमों आदेशों को लागू करने वाली अथवा बृहत शैक्षिक समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली कोई सत्ता नहीं है। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केनेथ वॉल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रतिपादित सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो B.R. अम्बेडकर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसको देख लेते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले B.R. अम्बेडकर द्वारा जो पुस्तक लिखी द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में लिखी गई थी। अगली बुक उनकी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन 1955 में लिखी गई थी। और द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो लिखी गई थी 1957 में लिखी गई थी। और गांधी एंड गांधीज्म जो है अंतिम बुक है उनकी B.R. अम्बेडकर की, ये सबसे अंतिम में लास्ट में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी क्रम में आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका क्रम जो है देखिए, सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि हो जाएगी 1648, यूट्रेज की संधि जो हो जाती है 1773, वर्साई की संधि 1919 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर जो है 1945 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी? तो आर्ट ऑफ वॉर जो मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी 1521 में। आप देख सकते हैं द आर्ट ऑफ वॉर 1521 मैकियावेली की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं द प्रिंस भी 1932 में लिखी गई थी इनके द्वारा। और डिस्कोर्स एंड लिवी, पूरा नाम जो है डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिसूज लिवियाज, तो ये बुक जो है 1531 में लिखी गई थी इनके द्वारा। और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो है 1525 में इनके द्वारा लिखी गई थी मैकियावेली की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारियों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारियों में भेद किया है? तो पूछा है, तो इसमें आमंड और कोलमैन के द्वारा किया गया है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं आप, आमंड और कोलमैन ने हित अभिमुखीकृत प्रकारियों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारियों में अंतर किया है। अगले क्वेश्चन है, कथन से संबंधित है, स्टेटमेंट दिया गया है
कथन और कारण बताया गया है। भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों ही इसमें राइट हो जाएंगे। मई 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। जब तक वह विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं होता, तब तक भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाने की आवश्यकता है। विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध निर्मित करने के लिए भारत के पास पलटवार की क्षमता होनी चाहिए तथा स्वयं को बचाने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण जो है ये इससे संबंधित नहीं है। गठबंधन निर्माण की बात की गई है इसमें, और मतदाताओं की चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि और बहुदलीय प्रथा की बात, तीनों राइट हो जाएंगे। फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। भारत में अभी के चुनावी राजनीति के अभिलक्षण निम्न प्रकार हैं: गठबंधन निर्माण, बहुदलीय प्रथा, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, खुली राजनीतिक व्यवस्था, एक दलीय आधिपत्य का ह्रास, प्रभावी विपक्ष का अभाव, राजनीतिक दलों के सिद्धांतों और विचारों में भिन्नता, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों का तीव्र विकास, दलों की आंतरिक गुटबंदी और दल विभाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो नौकरशाही को राज्य की चेतना कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां। यह अभिकथन है इनका, और कारण देख लेते हैं इसका। सॉरी, एक अभिकथन आर है, अभिकथन ए भी है इसका। बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोनों राइट हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय राज्य की एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सुदृढ़ केंद्र के पक्षधर थे। उनका स्पष्ट मत था कि संविधान संघात्मक है, यह एक द्वैध शासन की स्थापना करता है। केंद्र में संघ सरकार है तथा उसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं। संविधान द्वारा निश्चित पृथक पृथक क्षेत्रों में इन्हें प्रभुसत्ता प्राप्त है। इसीलिए अंबेडकर ने वर्तमान संघीय ढांचे की आलोचना की है, जिसका कारण स्थानीय सुशासन है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर पंचायती राज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया था? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किसका बचाव किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, ओनली ए और सी का बचाव जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं। जे.एस. मिल ने महिलाओं के अधिकार एवं विवाहित महिला संपत्ति विधेयक का समर्थन किया। मिल के अनुसार महिलाओं का पिछड़ापन किसी भी प्रकार उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी सदियों की दासता का परिणाम है। यदि दासता के बंधन से महिलाओं को मुक्त कर दिया जाए तो उन्हें पुरुषों के समान ही उन्नति और विकास के अवसर दिए जाएं, तो कोई कारण नहीं कि वे पुरुषों के समान ही सिद्ध न हो सके। उसके मतानुसार स्त्री पुरुष की असमानता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पुरुषों के समान ही मताधिकार दिए जाए। ये महिला मताधिकार के प्रबल समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जा सकता है। इन्होंने जो है महिला को पुरुष के समान जो राइट्स हैं वो देने की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो हीगल के बारे में देख लेते हैं। हीगल का जो कोटेशन इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यानी ए और बी इसमें राइट हो जाएंगे। हीगल के द्वारा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना, ये राइट हो जाएगा। और अगला है, हीगल महिलाओं को कम तर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। तो महिलाओं की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे पहले महिलाओं के लिए आगे आए थे। तो हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था। ये अस्वीकार, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। कौन से कथन सही पूछ रहा है? और हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, जबकि हीगल का विश्वास युद्ध से था। ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं हीगल ने क्या कहा था। हीगल के अनुसार राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और अभ्रांत है। राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, वह पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक दैवीय विचार है। उन्होंने राज्य को एक दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया था। हीगल ने महिलाओं को कमतर माना। उनके मतानुसार महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल के अनुसार यदि स्त्री सार्वजनिक जीवन में आती है तो यह बड़ा ही हानिकारक होगा, क्योंकि उनके विचार सोचे समझे नहीं होते। वे सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी नैतिकता, न्याय, विचार नहीं लाएंगी जो परिवार के अनुरूप हो। वे निष्पक्ष नहीं हो सकती और सैद्धांतिक निष्कर्ष को निकालने की क्षमता उनमें नहीं होती है। वहीं आगे बात करेंगे, हीगल ने नागरिक समाज की अवधारणा को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके अनुसार परिवार राज्य के बीच नागरिक समाज का महत्वपूर्ण रचना है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में आपस में 3 संबंधित पहलू होते हैं: जरूरतों की व्यवस्था, न्याय का प्रशासन और पुलिस और सहयोग की जरूरत। हीगल ने युद्ध का समर्थन करते हुए ऐतिहासिक विकास का एक मध्यम
माध्यम माना है। उनके अनुसार युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, इसीलिए युद्ध को उन्होंने सपोर्ट किया था। यहाँ पे दिया गया है कि युद्ध का समर्थन नहीं किया था, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो समर्थक नहीं है उसको पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी जॉन लॉक जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे, और जेरेमी बेंथम, यानी बी और डी इसमें राइट हो जाएगा। जेरेमी बेंथम और जॉन लॉक जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से समर्थक नहीं है। बाकी सभी टी.एच. ग्रीन, हेरोल्ड लास्की ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता वो है जिसमें मनुष्यों दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, बशर्ते कि उसका कार्य दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डालता हो या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक प्लेटो, रूसो, इमैनुअल कांट, हीगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, बोसांके, लास्की, ये सभी जो है सकारात्मक स्वतंत्रता से पक्ष में थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इससे देख लेते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन आ जाएगा, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कम्युनल अवार्ड की बात करें 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। देख लेते हैं ए में क्या दिया गया है। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कर रहा है। विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं, ये राइट हो जाएगा। और अगले की बात करेंगे, अगला सी है, अध्याय 7 में, ठीक है, विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है, ये भी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूएन चार्टर में शांति की रक्षा के लिए निम्न प्रावधान है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रिया दी गई है, और अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्री अरविंदो से संबंधित राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं। तो अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, इसमें तीनों राइट हो जाएंगे, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र, तो नेशन एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी। उनके द्वारा राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अव्ययी के रूप में राष्ट्र, ये भी उनके द्वारा कहा गया। ए नेशन एज ए ऑर्गेनिज्म की बात की गई थी, ये भी राइट हो जाएगा। और धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, ये भी इनका जो है राइट हो जाएगा। उन्हें नेशनलिज्म एज ए रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मॉरल एटीट्यूड की बात उनके द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं श्री अरविंदो ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें राष्ट्रवाद को धर्म व अध्यात्म से जोड़ा गया है। श्री अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद एक धर्म है, भारत माँ एक देवी है जो अंग्रेजों द्वारा शोषित व ग्रसित है। राष्ट्र कोरी भौतिक राजनीतिक इकाई नहीं है। श्री अरविंदो ने राष्ट्रवाद को निम्न रूप में माना है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न अवयव के रूप में राष्ट्र, और धार्मिक लालसा एवं नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद की बात इनके द्वारा की गई है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म क्षेत्र की संज्ञा दी है। तो ग्रेनुले ऑस्टिन के द्वारा दी गई है भारत के सूक्ष्म क्षेत्र की संज्ञा, इसको भारत के संविधान को दी गई है। ग्रेनुले ऑस्टिन ने भारत के संविधान को भारत की सूक्ष्म क्षेत्र की संज्ञा दी है। ग्रेनुले ऑस्टिन अमेरिकी राजनीतिक विद्वान और भारतीय संविधान के समीक्षक थे। भारतीय संविधान राष्ट्र को आधारशिला इनकी मुख्य रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। F.A. बेंटले के द्वारा जो पुस्तक लिखी थी, बेंटले होगा यहाँ पे, बेंटले लिखा है। F.A. बेंटले के द्वारा जो पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में लिखी गई थी। रॉबर्ट ए ढेल के द्वारा मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बुक लिखी गई थी। और जेम्स चार्ल्स वर्थ के द्वारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस लिखी गई थी। और डेविड स्टन की बात करेंगे, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ, ये 1965 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप इसे देख सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो सही है, ए, बी, डी, ये तीनों राइट हो जाएंगे। यानी सी, वे नास्तिक थे, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नास्तिक नहीं थे वो, ये सभी धर्म ईश्वर पर विश्वास करते थे। वे उपनिषदों
से प्रभावित थे, तो उपनिषदों से जो व्यक्ति प्रभावित है तो वो नास्तिक नहीं हो सकता। तो वे युक्तिवादी थे और एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। ये देखिए, समर्थक जब थे तो नास्तिक तो कैसे हो सकते हैं, और वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। इसे देख लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस के द्वारा जो बुक लिखी थी मॉडर्न डेमोक्राइसिस लिखी थी 1921 में। ग्राहम मोलास के द्वारा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखी गई थी। ग्रेवियल आलमंड के द्वारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच लिखी गई थी। और चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए, विकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसके देख लेते हैं। जॉन लॉक स्वतत्वबोधक व्यक्तिवादी थे और जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों राइट होना चाहिए, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन उनका सही नहीं है। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रेंसिस लिकर्ट के ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले शोषणकारी सत्तावादी, हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी नेतृत्व और सहभागी हो जाएगा। ये चारों इस क्रम में लगा सकते हैं आप लोग। इन चारों पद्धतियों का मूल्यांकन करते हुए रेंसिस लिकर्ट का निष्कर्ष है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मैरी पैरकर फॉलेट के उन्नत विचार हैं। तो उनके द्वारा जो विचार दिए गए एमपी फॉलेट के अनुसार, इसका आंसर सी है। बी और डी इसमें राइट हो जाएगा। यानी बी है, रचनात्मक द्वंद्व की बात की गई थी उनका, और बी और सी में जो बी और डी दिया गया है। इंटीग्रेशन की बात उनके द्वारा की गई थी। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की गई थी, सॉरी बी और डी है ना इसका, सी में बी और डी। तो फंक्शनल फोरमैनशिप की बात इनके द्वारा नहीं की गई थी। प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप इनके द्वारा नहीं कहा गया था। इनके द्वारा कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई थी और इंटीग्रेशन की बात की गई थी एमपी फॉलेट के द्वारा। एमपी फॉलेट के अनुसार व्यक्तिगत मतभेदों के कारण संगठन में विरोध अवश्यंभावी है। विरोध को बेकार एवं नुकसानदायक नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए, उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। एमपी फॉलेट ने इस विरोध के समाधान के 3 तरीके बताए थे। एक प्रभुत्व, एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत, समझौता, दोनों पक्ष अपनी मांगों का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, और तीसरा एकीकरण, नए संविधान की खोज दोनों पक्षों की जरूरत पूरी करे। फॉलेट ने तीनों में एकीकरण को सबसे बेहतर माना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए, फिर अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उसके कारण भारत एकजुट रखने वाला संघ का दृष्टांत है। और वहीं कुछ अगले की बात करेंगे, कारण जो है इसका गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या सही नहीं है, और दोनों स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो 32 की बात करेंगे, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यानी पार्टी आधारित अवधारणा इसमें संविधानवाद से संबंधित नहीं है। संस्कृति आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा और मूल्य आधारित अवधारणा की बात इन तीनों की गई है। पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट इससे संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, मूल्य संबंध अवधारणा, संविधानवाद संस्कृति से संबंध अवधारणा, संविधान जो है गत्यात्मक अवधारणा है, संविधानवाद संभागी अवधारणा है, संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है, और संविधान पर आधारित अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है रीइनोवेटिंग गवर्नमेंट, ठीक है, डेनवेंटिंग हो जाना चाहिए, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी थी। ये पुस्तक जो है ये ऑसबर्न और गेबलर के द्वारा लिखी गई थी। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक ऑसबर्न एवं गेबलर के द्वारा 1992 में लिखी गई थी। इसमें ऑसबर्न और गेबलर ने 9 लोक प्रबंधन के 10 उद्देश्यों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है। तो श्रमिक आंदोलन की बात करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए, बी और सी इसमें राइट हो जाएंगे। भारत में श्रमिक आंदोलन पर निम्न का दुष्प्रभाव पड़ा है: कम सदस्यता, कमजोर वित्त, अनेकों संघों का होना, कमजोर नेतृत्व का होना और आंदोलन का संगठित न होना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो स्थानीय शासन से संबंधित जो नहीं है उसकी बात करेंगे तो इसका ए आंसर, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है इसमें स्थानीय शासन से संबंधित है। लोक स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्थानीय स्वशासन में आता है। लोकोपयोगी सेवाएं भी आती है। स्वच्छता की बात भी स्थानीय शासन में, सेल्फ गवर्नमेंट में की गई है।
आप इसे देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एल्टन मेयो के द्वारा जो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कहा गया था, मानव संबंध सिद्धांत जो दिए गए थे, उसमें कौन सा राइट नहीं है पूछा है। तो इसमें अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसमें निर्वाह करते होना चाहिए था, ये नहीं करते दिया गया है। और संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामूहिक मूल्य होते हैं, ये राइट हो जाएगा। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए और श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है, ये भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्ति के पद को यथासंभव 6 माह के अंदर भर लिया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो कौन सा निर्णय दिया था बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल ए, ओनली ए इसमें राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 33 द्वारा दी गई आजादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, प्रसिद्ध पर्ववर्णी शब्द पोस्टकॉर्ब किसने गढ़ा था। ये लुथी गुलिक होना चाहिए, इसका आंसर बी, हाँ, गुलिक एवं उर्बिक के द्वारा, इसमें ये राइट हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में गुलिक और उर्बिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया था उसे पोस्टकॉर्ब कहा जाता है। पोस्टकॉर्ब शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है, जो निम्न है। पी से प्लानिंग, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना, स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, और कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, और रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना, और बजटिंग जो है बजट तैयार करना। इसका मतलब पोस्टकॉर्ब का मतलब ये है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक्स को ही तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक्स ने को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वह एक दशक यानी 1960 से 70 तक CAG कंपेटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष थे। उनके बाद रिचर्ड गेबल ने उनकी जगह ली। फ्रेडरिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के निम्न उद्देश्य दिए गए हैं उनके द्वारा: एक विशिष्ट व्यवस्था तथा व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना, नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृति पारीय और राष्ट्रपारीय अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्यवस्था करना, किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थितियों में किसी विशिष्ट शासन की सफलता व असफलता के कारण की जांच करना, और प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों को समझना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020, ये हो जाएगा। इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील 2005, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002, और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो आत्मनिर्भर भारत जो है, ठीक है, ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 12 मई 2020 को चलाया गया था। आप देख सकते हैं 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना है जिस वजह से भारत का ज़्यादातर व्यापार दूसरे देशों पर निर्भर है। उसमें बात करें इकोनॉमी, तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी आत्मनिर्भर अभियान के 5 स्तंभ बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो इसमें जो है इसका आंसर सार्क के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क के संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जबकि 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिस्मटेक संगठन के सदस्य देशों को बुलाया गया था। सार्क और बिस्मटेक जो है क्षेत्रीय संगठन है जिसमें अपने सभी पड़ोसी देशों को बुलाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और वर्तमान में सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए विकल्पों को सही उत्तर लिखिए बोल रहा है, तो सही सुमेलित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक टेरर का संबंध किससे हो जाएगा, हन्ना अरेंट से। कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी, और अपार्थाइड की बात फ्रांज फैनन के द्वारा की गई थी, और एलिगोरी ऑफ
केप्स की बात प्लेटो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? तो सतत विकास से संबंधित जो नहीं है वो अनियंत्रित विकास सतत विकास से संबंधित नहीं है। सस्टेनेबल की बात कर रहा है तो अनियंत्रित कैसे हो सकता है सस्टेनेबल? तो इसमें डी जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, ये वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था। एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। और वहीं वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। लोक प्रशासन का कार्य कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना, कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? तो नव उपनिवेशवाद के उभरने के जो कारण हैं कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 1 और 2 इसमें राइट हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति और साम्राज्यवाद की विरुद्ध सचेतना में वृद्धि, यानी ए और बी इसमें राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें दिया गया यूरोपीय की ताकतों को कमजोर होना, ठीक है। उपनिवेशवाद के उदय के निम्न कारण थे, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियां और विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियां। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक पार्टियों का कार्य जो सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, ये तो बिल्कुल राइट है। जनमत बनाना भी हो जाएगा, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना भी हो, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना, ये राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है। न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना ये नहीं होगा। राजनीतिक दलों को निम्नलिखित कार्य होते हैं, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, जनमत बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, शासन सत्ता को मर्यादित करना, जनता और शासन में संबंध स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन और शासन की आलोचना। ये सभी कार्य पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन जो है न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना ये इसका काम नहीं है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। रविंद्र रे द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, ये पुस्तक लिखी गई थी। आशीष कुमार रॉय की बात करें तो स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर लिखी गई थी। कैरोल स्पेरी के द्वारा जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया लिखी गई थी। और संजय कुमार की बात करें, इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इनके द्वारा लिखी गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताइए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य की सीमा मैकमोहन रेखा है। यह रेखा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे स्वीकार भी करता है, लेकिन चीन न तो इसे मान्यता देता है और न ही स्वीकार करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो 51 से क्वेश्चन 100 तक का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।